हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। हम लोग मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे। इस प्लेलिस्ट में आपने अभी तक मध्यकालीन भारत के 2 लेक्चर देखे हैं। तो मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है उसमें आप देखेंगे कि बेसिकली आपके स्टार्टिंग होती है इन्वेडर्स से, आक्रमणकारियों से। कौन से आक्रमणकारी, कौन से इन्वेडर्स? तो वो थे आपके मुस्लिम इन्वेडर्स। तो जब हम मुस्लिम इन्वेडर्स की बात करते हैं, मुस्लिम आक्रमणकारियों की बात करते हैं, तो उसको हम दो पार्ट में देखते हैं। एक आपका है अरब इन्वेजन, ठीक है, अरब आक्रमण, अरबों का आक्रमण। और एक हम देखते हैं तुर्क आक्रमण, ठीक है, टर्क्स इन्वेजन। जो अरब इन्वेजन है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद बारी आती है तुर्कों के आक्रमण की, ठीक है, टर्क्स इन्वेजन। जब टर्क्स इन्वेजन की हम बात करते हैं तो इसमें भी आपको हम दो हिस्सों में पढ़ाते हैं। एक आपका होता है गजनवी वाला और एक आपका होता है मोहम्मद गौरी वाला। तो जो गजनवी वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमारा जो अगला नंबर आता है वो आता है आपका तुर्कों के आक्रमण में गोरी का आक्रमण, ठीक है। किसका आता है? तो देखिए, जो आपका टर्क्स इन्वेजन है ये दो पार्ट में हम लोग देखेंगे, गजनवी, ठीक है, और दूसरा आपका होगा गोरी, ठीक है। गजनवी और गोरी, ये दो पार्ट में हमको देखना था। गजनवी हम देख चुके हैं, आज के लेक्चर में हम गोरी का आक्रमण पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम आगे देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे मेन पॉइंट रहेगा स्टार्टिंग का वो ये है कि एक गोर राजवंश है, ठीक है। तुर्क में एक गोर राजवंश है, ठीक है, मतलब गजनवी के बाद में जो गजनवी था ये किस डायनेस्टी का था? कमेंट करिए। ये गजनी वंश का था, ठीक है। वहीं पर एक वंश आता है गोर राजवंश, ठीक है। कौन सा आता है? गोर राजवंश। गोर राजवंश का ही एक शासक था गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी। एक्चुअल में जो ये गोर साम्राज्य के लोग थे, जो मतलब गोरी लोग जो थे, तो वो लोग एक फ्यूडलिस्ट या नाइट के रूप में उनका उदय होता। वो किसकी तरह राइज होते हैं? वो एक फ्यूडलिस्ट या नाइट के यानी कि सामंत के रूप में उनका उदय होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो भारत में, हम अगर सीधे बात करें, हमको इनकी हिस्ट्री पर नहीं जाना। अगर आपको इनकी हिस्ट्री जाननी है तो आप कहेंगे तो मैं उसको अलग से डिटेल में पढ़ा दूंगा, बट चूंकि वो आपके सिलेबस में कहीं भी आपका पार्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उसको उस पर नहीं जाते हैं उतना। ऑप्शनल वालों के लिए हो सकता है, बट जीएस में ये उसका पार्ट नहीं है, ठीक। तो मोहम्मद गौरी के टाइम पर जो गोर का अटैक होता है इंडिया पे वो पहली बार होता है, ठीक है। मतलब गोर राजवंश ने जो भारत पे अटैक किया वो किसके लीडरशिप में सबसे पहली बार किया था? तो गोरी के लीडरशिप में किया था। जो ये गोरी है यानी कि मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी। तो इसका मूल नाम की अगर हम बात करें, ओरिजिनल नेम, मूल नाम, ओरिजिनल नेम की अगर हम बात करें तो वो है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ठीक है। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ये उसका ओरिजिनल नाम है। मोहम्मद गौरी का ओरिजिनल नाम क्या है? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये शायद स्क्रीन में नहीं आ रहा है। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम ये इसका मूल नाम है। और इनके अटैक का, जो गोर राजवंश ने अटैक किया, आप कह सकते हो मोहम्मद गौरी ने जो अटैक किया, उसका सबसे पहली बात तो मोटिव क्या था? तो उसका मोटिव था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओन स्टेट। जो इन्होंने अटैक किया उसका मोटिव यानी कि ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो वो क्या था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओन स्टेट, अपने राज्य की स्थापना करना। क्या था उनका उद्देश्य? भारत पर गोरी के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? अपने राज्य की स्थापना करना।
तो हम सीधे आते हैं अटैक पे। तो मोहम्मद गौरी का, देखिए गौर राजवंश का अटैक किसके लीडरशिप में हो रहा है? मोहम्मद गौरी के लीडरशिप में हो रहा है। हमने उसके अटैक का मोटिव आपको बता दिया, उसका मूल नाम बता दिया। यहां तक क्लियर है आपको? कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो मोहम्मद गौरी का जब हम बात करते हैं फर्स्ट अटैक की, तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जब उसने भारत पर अटैक किया तो वो किस रास्ते से आया? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन जनरल कि वो किस रास्ते से आया था। तो मोहम्मद गौरी भारत पर जब पहला आक्रमण करता है तो वो गोमल दर्रा या गोमल पास के थ्रू करता है। ठीक है, किसके थ्रू करता है? गोमल दर्रा या गोमल पास के थ्रू अपना वो पहला अटैक करता है। और कहां पर करता है? तो वो करता है 1175 में मुल्तान में अपना वो पहला अटैक करता है 1175 में। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट नहीं है यहां तक? किस रास्ते से? गोमल दर्रा होते हुए। कौन से रास्ते से? गोमल दर्रे से। गोमल पास, गोमल दर्रे से होते हुए वो आता है और सबसे पहला अपना आक्रमण करता है मुल्तान पे, और यहां पे वो विजयी रहता है। देखिए, अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो एक तो आप चाहो तो जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं। दूसरा ये कि मैं जितना बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसको भी अगर आप शॉर्ट में इसी तरीके से लिख लेते हैं तो भी आपका नोट्स जो है वो वेल प्रिपेयर्ड ही रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका जो अगला अटैक होता है, सेकेंड अटैक। दूसरा जो इसका आक्रमण होता है वो 1178 में अनहिलवाड़ा या नाहरवाला पाटन। ठीक है, 1178 में ये द्वितीय आक्रमण करता है। जगह का नाम क्या है? अनहिलवाड़ा, या उसको हम बोलते हैं नाहरवाला या पाटन। ठीक है, अनहिलवाड़ा, नाहरवाला या पाटन, इस जगह पे उसका दूसरा आक्रमण होता है। वहां पे चालुक्य सोलंकी शासक राज्य कर रहे थे। यहां पे कौन थे? चालुक्य सोलंकी शासक। ठीक है, रूलर ऑफ चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी। ठीक है, तो 1178 में अनहिलवाड़ा या नाहरवाला या पाटन पे उसका आक्रमण होता है, जहां पे रूलर ऑफ चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी थे। ठीक है, वहां के शासक कौन थे? चालुक्य सोलंकी राजवंश के शासक वहां पर थे। किस राजवंश के शासक थे? चालुक्य सोलंकी राजवंश के। अब यहां पे एक पॉइंट ये निकल के आता है कि सोलंकी शासक थे, लेकिन किसने हराया? शासक कौन था? तो इस बात को समझिएगा कि जो भी उस समय के भारतीय स्रोत थे, जो भी इंडियन सोर्सेस थे, यानी कि जो राजपूत उस समय के लोग थे, उन सबका मानना था कि वहां पे ये सभी राजपूतों की ही बात हो रही है। उस समय पे जिस एरिया में इन लोग का आक्रमण हो रहा है वहां सब राजपूत ही डायनेस्टी हुआ करती थी। तो उन सबका कहना है कि मूल राज द्वितीय, ठीक है, एक शासक थे, मूल राज सेकंड, एक रूलर थे, उन्होंने इसको हराया। जो चालुक्य एविडेंस है, जो चालुक्य साक्ष्य है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन जो मुस्लिम एविडेंस है, जो उस समय के मुस्लिम साक्ष्य हैं, उनके अनुसार उसको भीम सेकंड ने हराया था। अब आइए इसको समझते हैं क्या यहाँ पे स्टोरी बात हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 1178 में उसका अटैक होता है और ये उसकी पहली डिफीट होती है, फर्स्ट डिफीट इन इंडिया। भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय कहां होती है? अनहिलवाड़ा या नाहरवाला या पाटन में आप कह सकते हैं। ठीक है, वहां पे उसकी पहली डिफीट होती है। और किसने हराया था उसको लेके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो वहां पे जब हम बात करते हैं रूलर कौन था, ठीक है, तो हम दो एविडेंस की बात करते हैं। एक आपका है चालुक्य एविडेंस
यानी कि चालुक्य साक्ष्य, और दूसरा हम बात करते हैं मुस्लिम एविडेंस। ठीक है, मुस्लिम साक्ष्य, दो अलग अलग साक्ष्य हैं उस समय के रूलर के बारे में बताने के लिए। तो चालुक्य साक्ष्य कहते हैं कि मूलराज सेकंड वाज द रूलर, मूलराज सेकंड, मूलराज द्वितीय जो है वो शासक था। और मुस्लिम एविडेंस कहते हैं कि भीम सेकंड जो है वो शासक था। अब यहां पे क्या स्टोरी है इसको हम समझते हैं। जिस साल इसका आक्रमण होता है 1178 में, ठीक है, 1178 में ही मूलराज द्वितीय का जो है वो लास्ट ईयर था। मतलब मूलराज द्वितीय के बाद जो भीम है वो राजा बनते हैं। कब ये इंसिडेंट हो रहा है? 1178 में, और 1178 में ही ये अटैक होता है। तो होता क्या है कि उस समय के राजा थे मूलराज सेकंड, जिन्होंने भीम द्वितीय को भेजा था। किसको भेजा था? भीम सेकंड को। भीम सेकंड कौन है? मूलराज सेकंड के भाई हैं और उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, भाई हैं और उत्तराधिकारी हैं। इन्होंने ही भेजा था किसको? भीम सेकंड को, मूलराज सेकंड ने भेजा था। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट नहीं आप लोगों को होना चाहिए। मूलराज सेकंड जो कि चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी के रूलर थे, इन्होंने अपने भाई और इनके जो सक्सेसर हैं वो भीम सेकंड, इनको भेजा था उस युद्ध में सेनापति बना के। उस युद्ध की जो अगुवाई कर रहे थे वो भीम सेकंड कर रहे थे। ठीक है, और चूंकि वो सक्सेसर भी थे और आगे चल के वही राजा भी बनते हैं, तो अब जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या देख रहे हैं कि उस युद्ध में कौन लीड कर रहा है? वो देख रहे हैं भीम सेकंड लीड कर रहा है। और जब वो कुछ समय के बाद आते हैं तो देखते हैं गद्दी पे कौन बैठा है? भीम सेकंड बैठा है। तो ऑब्वियसली उनको क्या लगेगा कि भीम सेकंड ही जो है वो रूलर है। ठीक है, और उसी ने इस युद्ध में लीड किया, इसीलिए मुस्लिम एविडेंस में भीम सेकंड को कहा गया है। ठीक है, और जो चालुक्य एविडेंस है उनमें मूलराज सेकंड को कहा गया है। अब बात यहाँ पे यह आती है कि आपको ये क्वेश्चन हो सकता है दिमाग में कि अगर एग्जाम में आया और ये दोनों ऑप्शन में दिया हो तो क्या करेंगे? तो एग्जाम में कभी भी ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, और अगर मिलता भी है तो आपका आंसर मूलराज सेकंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ चालुक्य और मुस्लिम एविडेंस की बात नहीं है, भीम सेकंड का, ठीक है, जो अभिलेख था, ठीक है, इंस्क्रिप्शन जो है, अभिलेख, तो भीम सेकंड ने अपने इंस्क्रिप्शन में भी जो इस विजय का उल्लेख किया है, उस विजय का जो श्रेय दिया है, ठीक है, इस विक्ट्री का जो क्रेडिट भीम सेकंड ने अपने इस अभिलेख में दिया है वो मूलराज सेकंड को दिया है। तो ऑब्वियसली मूलराज सेकंड ही माना जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस जब यहाँ पे अटैक हुआ, ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1179 में, कब? 1179 में यहां पे तो उनकी पराजय हो गई। जब वो गोमल से आए हैं, मुल्तान पहुंचे, मुल्तान से यहां पे उनकी पराजय हो गई। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने ये रास्ता गोमल पास वाला यहां पर छोड़ दिया। ठीक है, जो इन्होंने तीसरा अटैक किया है 1179 में पेशावर में, 1179 पेशावर में इन्होंने 1179 में अटैक किया, और इन्होंने रास्ता बदला और कहां से आए? पंजाब के मार्ग से, फ्रॉम द रूट ऑफ पंजाब के मार्ग से वो आते हैं पेशावर 1179 में। और पेशावर क्या था? वो पंजाब के अधीन था, उसको जीत लेते हैं। फिर 1181-82 में ये बढ़ते हैं लाहौर की तरफ। 1181-82 में वो किस तरफ बढ़ते हैं? वो लाहौर की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है ये चीज? 1181-82 में, और वहां पर लाहौर में उस समय जो रूलर था वो गजनी वंश का था। जो गजनवी है, मोहम्मद गजनवी जो थे, महमूद गजनवी, सॉरी, जो महमूद गजनवी थे गजनी वंश के, उन्हीं के डायनेस्टी का, उन्हीं के वंश का शासक था यहाँ पर, जिसका नाम था खुसरो मलिक। यहाँ पे कौन राज कर रहा है? खुसरो
मलिक, ठीक है। खुसरो मलिक वॉज द रूलर ऑफ गजनी डायनेस्टी। गजनी वंश के शासक खुसरो मलिक का वहां पर लाहौर में शासन हुआ करता था। लेकिन खुसरो मलिक ने युद्ध नहीं किया। खुसरो मलिक ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसने क्या किया, अपने पुत्र को बंदी के रूप में इनको सौंप दिया, ठीक है। मोहम्मद गौरी को अपने पुत्र को सौंप दिया, ठीक है, कि अपना जो पुत्र था वो उन्होंने दे दिया मोहम्मद गौरी को बंधक के रूप में, और उसके साथ साथ बहुमूल्य भेंट वगैरह उनको भेंट की। और उसके बाद में गौरी यहाँ से चले जाते हैं। गौरी यहाँ से जाने के बाद आते हैं 1182 में, 1182 में देवल। कहाँ आते हैं? देवल आते हैं। क्लियर है ये चीज, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। 1182 में देवल आते हैं, फिर देवल को जीत लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे विक्ट्री होती है। फिर 1184-85 में 1184-85 में वो फिर जाते हैं लाहौर, ठीक है। वापस कहाँ जाते हैं? लाहौर। 1184-85 में लाहौर जाते हैं, सोचते हैं वहां सब कुछ नष्ट कर देंगे, तो वहां काफी कुछ जाते हैं, डिस्ट्रॉय वगैरह करते हैं। और फिर वहां से वो गजनी की तरफ वापस जाने लगते हैं। जब वो गजनी की तरफ वापस जा ही रहे होते हैं तो वो सियालकोट के दुर्ग पर अधिकार करते हैं, ठीक है। इसके बाद वो 1186 में सियालकोट का दुर्ग, ठीक है, सियालकोट का दुर्ग यानी कि फोर्ट ऑफ सियालकोट, फोर्ट ऑफ सियालकोट को पर कब्जा कर लेते हैं और वहां पर अधिकारी बनाते हैं हुसैन बिन खरमेल को, ठीक है। यहां पे किसको बनाया उन्होंने अधिकारी? हुसैन बिन खरमेल। किसको उन्होंने अधिकारी बनाया? हुसैन बिन खरमेल को। हुसैन बिन खरमेल को वहां पर इस दुर्ग का अधिकारी बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात यह है कि मे भी आप लोगों को ये लगे कि क्या इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखिए वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट फालतू वाले नहीं बताता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आपके एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट साबित हो सकता है कि सियालकोट के दुर्ग पर, या ठीक है, फोर्ट ऑफ सियालकोट जो था उस पर कब्जा किसने किया था? तो उस पर कब्जा किया था मोहम्मद गौरी ने। और वहां पे सियालकोट का जो दुर्ग है यानी जो फोर्ट ऑफ सियालकोट है, वहां पर किसको अधिकारी के रूप में रखा गया था? कौन था यहाँ का ऑफिसर? तो यहाँ के ऑफिसर थे हुसैन बिन खरमेल। कौन थे? हुसैन बिन खरमेल। फिर इसके बाद 1186 में ही ये जो है लाहौर में जो है लाहौर को पूरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं, और जो गजनी वंश के अंतिम अवशेष हैं, ठीक है, मतलब जो गजनी डायनेस्टी के जो एकदम बिल्कुल लास्ट चीजें, उन्होंने एकदम उसको जड़ से खत्म कर दिया 1186 में, और लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1186 में उन्होंने क्या किया? लाहौर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्योंकि 1186 में जब उन्होंने पंजाब पे कब्जा कर लिया है, उसके बाद आपको एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। हम एक बार एक शॉर्ट में पूरा बहुत जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं कि जो तब तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जहां से जैसे लिखना हो आपको, कि तुर्कों का आक्रमण दो पार्ट में होता है, गजनवी और गोरी। तो गजनवी जो गजनी वंश का शासक था, गजनी वंश की उसने स्थापना की थी। तो उसके बाद में गोर वंश आता है, गोर डायनेस्टी, जिसका रूलर है एक मोहम्मद गौरी। और जो ये गोर लोग हैं ये फ्यूडलिस्ट यानी कि सामंत के रूप में आते हैं, ठीक है। गोर लोग कौन होते हैं? ये सामंत होते हैं, मतलब जो उनका उदय होता है वो सामंत के रूप में होता है। और मोहम्मद गौरी के लीडरशिप में गोर डायनेस्टी जो है वो इंडिया पर अटैक करती है। मोहम्मद गौरी का ओरिजिनल नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। और इनके अटैक का जो आपका मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो क्या था? अपने खुद के राज्य की स्थापना करना। फिर पहला अटैक होता है 1175 में मुल्तान में, जिसको वो जीत जाता है। और वो भारत पे अटैक सबसे पहले वो उसने किस रास्ते से किया? तो गोमल दर्रे से किया है। क्लियर है ये चीज? इसके बाद 1178 यानी 1178 में दूसरा अटैक होता है अनहिलवाड़ा, नाहरवाला या पाटन में, ठीक है, जहां पे ये हार जाता है, ये इसकी पहली डिफीट होती है। क्यों? कौन हराता है?
चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी के रूलर हराते हैं मूलराज सेकंड। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट को लेके थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो जो चालुक्य एविडेंस है वो मूलराज सेकंड को मानते हैं और जो मुस्लिम एविडेंस है वो भीम सेकंड को मानते हैं। उसका रीजन ये है कि जो मूलराज सेकंड है वो जिस ईयर शासन से हटता है, गद्दी से हटता है, और भीम गद्दी पे बैठता है, वो ईयर और इनके अटैक का ईयर सेम है, 1178 में ही ये दोनों चीजें होती हैं। तो इसकी वजह से, और इन्होंने ही, भीम सेकंड ने ही युद्ध में लीड किया था। तो मुस्लिमों को लगता है, जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, कि भीम सेकंड उस समय राजा था, जबकि राजा उस समय मूला सेकंड था, लेकिन इसके नेतृत्व में युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भीम सेकंड ने खुद अपने अभिलेख में भी ये बात कही है। फिर 1179 में वो पेशावर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार गए हैं, तो अब वो रूट चेंज करेंगे। अब रूट चेंज करके वो पंजाब के रास्ते से आते हैं पेशावर में 1179 में, वहां जीत जाते हैं। पेशावर जो है वो पंजाब का ही हिस्सा होता है। फिर 1181-82 में लाहौर पे अटैक करते हैं। लाहौर पे किसका रूल होता है? खुसरो मलिक का। खुसरो मलिक कौन है? गजनी डायनेस्टी का, जो ये गजनवी की डायनेस्टी थी, गजनी डायनेस्टी, गजनी राजवंश, उसका अंतिम शासक था खुसरो मलिक। उसको वहां पर जाते हैं, लेकिन ये क्या करता है? ये युद्ध नहीं करता है, ये अपने बेटे को दे देता है। ठीक है, अपने बेटे को क्या करता है? कैदी के रूप में इनको दे देता है और बहुमूल्य भेंट वगैरह देता है। ठीक है, फिर 1182 में मोहम्मद गौरी देवल आता है, देवल को जीत लेता है। फिर 1184-85 में वो वापस लाहौर जाता है। उसी बीच 1186 में वो सियालकोट का जो दुर्ग है, फोर्ट ऑफ सियालकोट, सियालकोट का जो फोर्ट है, उसको कब्जा कर लेता है और वहां पे अधिकारी रखता है हुसैन बिन खरमेल। ठीक है, यहां तक आपने पूरा समझ लिया है। और 1186 में ही वो क्या करता है? लाहौर पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है और गजनी डायनेस्टी को जड़ से खत्म कर देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है कि गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गजनी वंश का अंतिम शासक है खुसरो मलिक। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं तराइन के प्रथम युद्ध पे। देखिए, ठंड का टाइम है, तो मे भी उतने अच्छे से रफ ना हो, थोड़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो यहाँ तक चीजें आपको जो है वो क्लियर समझ में आ गई होंगी। अभी अगला आपका है तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन, या बैटल ऑफ तराइन आप कह सकते हैं। तो ये कब होता है? 1191 में, 1191 में। आइए फिर देखते हैं क्या स्टोरी है। अब हम देखेंगे 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। अब होगा क्या कि जब उसने पंजाब जीत लिया, जब आप इंडिया के मैप में देखेंगे, जो उस समय का पंजाब है, आज का भी पंजाब उस समय का पंजाब का हिस्सा है, तो आप देखो कि पंजाब के साइड में क्या है? अजमेर है, दिल्ली है। तो पंजाब जीतने के बाद उसकी सीमाएं अब दिल्ली और अजमेर से लगने लगी। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि 1189 में, 1189 में मोहम्मद गौरी ने क्या किया? भटिंडा, जो उस समय ताबर हिंद बोलते थे, आज के समय बोलते हैं भटिंडा, ताबर हिंद, इसको आज के समय में क्या है? भटिंडा। ठीक है, तो ताबर हिंद भटिंडा जो है, वहां पर एक फोर्ट है, किला है, उस पर अधिकार कर लिया। He occupied the fort of ताबर हिंद। फोर्ट ऑफ ताबर हिंद या भटिंडा जो है, उस पर अधिकार किया, और वहां पर मलिक जियाउद्दीन तुर्की, मलिक मलिक जियाउद्दीन तुर्की को वहां पर अधिकारी बनाया। मलिक जियाउद्दीन तुर्की को ताबर हिंद का जो किला है उसका अधिकारी बनाता है वो। अब जब यहाँ पे ये चीज होती है, तो चूंकि जो ये भटिंडा है, ताबर हिंद है, ये काफी पास में था दिल्ली और अजमेर के, तो पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पे रोल आता है, पृथ्वीराज तृतीय का। पृथ्वीराज तृतीय,
जो पृथ्वीराज थर्ड हैं, पृथ्वीराज तृतीय हैं, इनका एक नाम है राय पिथौरा। आपको याद रखना होगा, क्या नाम है? राय पिथौरा। राय पिथौरा किसका नाम है? पृथ्वीराज थर्ड का नाम है। अब इनको ये चीज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये तो डेंजरस है, ये हमारे लिए खतरा है, इनको ये चीज आभास होता है और वो भटिंडा की ओर बढ़ते हैं। और इसमें सभी राजपूत शासकों ने उस समय के इनकी मदद की थी, ठीक है। जितने राय पिथौरा की यानी कि पृथ्वीराज तृतीय जो हैं उनकी मदद की थी सभी राजपूत शासकों ने उस समय के। केवल एक शासक थे जिन्होंने इनकी मदद नहीं की थी और वो थे जयचंद्र। वो कौन थे? जयचंद्र। अब इनकी मदद जयचंद ने क्यों नहीं की है, इसको समझिएगा। क्यों जयचंद ने मदद नहीं की? क्योंकि जो पृथ्वीराज तृतीय हैं उन्होंने एक ऐसा कांड किया था कि जिसकी वजह से जयचंद ने इनकी मदद नहीं की। अब उसको समझिए इन्होंने क्या कांड किया था। जयचंद की बेटी है संयोगिता, ठीक है। जयचंद की बेटी है संयोगिता, उनका हो रहा था स्वयंवर, ठीक है। स्वयंवर समझते हैं ना, कि मतलब कई सारे नौजवान आते हैं और अपना हुनर दिखाते हैं और फिर उनमें से किसी को जो वो लड़की रहती है वो चूज करती है कि हाँ मैं इनके साथ शादी करूंगी, तो उसको बोलते हैं स्वयंवर। तो जयचंद की बेटी है संयोगिता, उनका स्वयंवर चल रहा है। जयचंद कौन है? ये गढ़वाल राजवंश के शासक हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो जयचंद की बेटी संयोगिता का स्वयंवर चल रहा था और जो पृथ्वीराज तृतीय हैं वो इनकी बेटी पे हो जाते हैं बहुत मोहित, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की बेटी को भरी सभा से किडनैप कर लिया, उठा लिया, उस स्वयंवर से उठा के लेके चले गए और उनसे शादी कर ली। अब इसकी वजह से जयचंद से इनकी हो गई थी दुश्मनी, इसलिए जयचंद्र ने पृथ्वीराज तृतीय की मदद नहीं की थी। लेकिन फिर भी भटिंडा के पास में तराइन का युद्ध होता है, ठीक है। कहाँ होता है? भटिंडा के पास में। भटिंडा के पास होता है तराइन का युद्ध। और इसमें जो तराइन का पहला युद्ध होता है इसमें मोहम्मद गौरी क्या होते हैं? हार जाते हैं, ठीक है, डिफीटेड। मोहम्मद गौरी तराइन के पहले युद्ध में हार जाते हैं और इसी के साथ आधिकारिक तौर पे आप कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी की भारत में द्वितीय विजय होती है तराइन के प्रथम युद्ध में, जो कि 1191 में होता है, 1191 में होता है। इस विजय के बाद में मोहम्मद गौरी बढ़ते हैं ताबर हिंद के किले की तरफ, ठीक है। अपनी सेना लेके वो बढ़ते हैं कहाँ? ताबर हिंद का जो किला है, फोर्ट ऑफ ताबर हिंद, जो भटिंडा में है, ठीक है। आज के समय उसको भटिंडा कहते हैं। तो वहां की तरफ बढ़ते हैं। तो जो मलिक जियाउद्दीन तुर्की है ये 13 महीने तक उसकी रक्षा करता है और आखिर में वो क्या करता है? आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1192 की, 1192 की। 1192 में क्या होता है? गोरी जो है जब पहले तराइन के युद्ध में हार जाता है, ठीक है, जब उसको डिफीट मिलती है पहले युद्ध में, तो वो जाता है वापस गजनी। 1 साल तक वो बीच में कुछ समय के लिए खाना पीना भी छोड़ देता है, बहुत परेशान होता है और वो पूरी तैयारी करता है कि अब हम वापस से अटैक करेंगे और ऐसा अटैक करेंगे कि हम पूरा एकदम उसका नष्ट कर देंगे, उसके साम्राज्य को। पूरा प्लान करते हैं 1 साल तक। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जो है वो उतना मतलब एक होता नहीं कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता है अरे हमने हरा दिया है फिर हरा देंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कैजुअल थे। वहीं पे जो गजनी था वो बदला लेने के लिए पूरी तैयारी कर रहा था और 1 साल बाद वो फिर से आता है पूरी तैयारी के साथ भारत में, ठीक है, और बहुत बड़ी सेना लेके आता है। और 1192 में 1192 में जब वो भारत आता है, जब आप देखेंगे 1192 में, तो उसी जगह पे अपना शिविर लगाता है जहां वो पहला तराइन का युद्ध हुआ था, जहां उसकी पराजय हुई थी। तो 1192 में वो भारत आकर उसी जगह पे अपना शिविर लगाता है और इस बार उसकी सेना में, देखिए समझिए यहाँ पे आपको ये कुछ पॉइंट याद रखने हैं। जब 1192 में गोरी आता है इंडिया, उस समय उसकी सेना में
4 जो है बहुत प्रसिद्ध सेनानी थे, ठीक है, 4 फेमस सोल्जर्स थे। नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी सेना में था खारबक। क्या नाम है? खारबक। उसके बाद है खरमेल। उसके बाद है इलाह, ठीक है, और एक और था मुकलबा। ये 4 बहुत फेमस सोल्जर्स थे, ठीक है। ये गजनी के बहुत प्रसिद्ध सेनानी थे ये चारों, खारबक, खारमेल, इलाह और मुकलबा। कौन कौन? खारबक, खारमेल और इलाह, इसके बाद मुकलबा। ये 4 बहुत प्रसिद्ध सेनानी थे गजनी के। ये उसकी सेना में थे इस बार। और उसके साथ साथ 3 और बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे जिनका आपको आगे रोल देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 और लोग थे जो इसके थे गुलाम, ठीक है, स्लेव्स। एक आपका होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। एक आपके होंगे कुबाचा और दूसरे आपके हैं ताजुद्दीन याल्दौज। ताजुद्दीन याल्दौज और कुबाचा, ठीक है। कौन कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, आप इसको ऐसे याद कर लो, ऐबक, याल्दौज और कुबाचा। ये 3 प्रमुख आपके उसके स्लेव्स हैं, उसके गुलाम है, जो कि बहुत शक्तिशाली थे, ठीक है। उसके गुलाम थे लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। तो ये 7 नाम जो हैं ये उसकी आर्मी में इस बार शामिल थे। और जब वो यहां पहुंचता है, इंडिया जब वो आता है, तो गोरी पृथ्वीराज तृतीय जो है आपके राय पिथौरा, उनके पास भेजता है एक प्रस्ताव, ठीक है, एक प्रपोजल भेजता है कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, ठीक है, और युद्ध से बच जाइए। लेकिन उसका जवाब जो है वो पृथ्वीराज चौहान आपके, वो बहुत सीधा सा देते हैं कि नहीं, हम अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे, जो कि एक सही भी चीज़ है कि आप अगर आप देखें तो हर जगह ये चीज़ें आती हैं कि जब हम अधीनता किसी की स्वीकार करें तो एक राजा अमूमन इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता। खैर हम उस बात को, हम कुछ और बोलने जा रहे थे बट हम उस बात पे नहीं आएंगे। तो जब ये भेजता है प्रस्ताव तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो इस बात को ठुकरा देते। अच्छा देखिए, पृथ्वीराज चौहान की जब भी बात होती है ना, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो पृथ्वीराज चौहान हम लोग अक्सर सुनते हैं जिन्होंने संयोगिता से विवाह किया है, जिन्होंने ये युद्ध लड़े हैं, तराइन का प्रतिनिधि युद्ध, जिन पे टीवी सीरियल भी बना हुआ है, ठीक है, डेली सोप जिसको बोलते हैं, उनका एक्चुअल नाम पृथ्वीराज तृतीय है। और उनको राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है। हमेशा याद रखिए, पृथ्वीराज थर्ड वॉज द रूलर हु वॉज इन्वॉल्व इन द तराइन फर्स्ट वॉर, फर्स्ट बैटल एंड सेकेंड बैटल, ठीक है। एंड हिज अदर नेम वॉज राय पिथौरा। क्लियर है ये चीज? तो अब इधर से पृथ्वीराज तृतीय की सेना में भी हमको देखना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो जो पृथ्वीराज की सेना थी, पृथ्वीराज थर्ड की सेना थी, उसमें 3 मेन उसके लीडर्स थे, ठीक है। ये नाम पूछे जाते हैं। एक आपका गोविंद राय है, एक खांडे राय है, गोविंद राय, खांडे राय, और तीसरा आपका है बदमसा रावल। तीसरा कौन है? बदमसा रावल, ठीक है। गोविंद राय,
खांडे राय और बदमसा रावल, ये आपके बेसिकली तीन मेन आपके होते हैं उस युद्ध में। अब होता क्या है इस युद्ध में, जो गोविंद राय हैं ये वीरगति को प्राप्त होते हैं, खांडे राय भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय जो हैं आपके राय पिथौरा, वो उदास हो जाते हैं और वो परेशान होकर घोड़े से भाग जाते हैं। वो भाग ही रहे होते हैं कि सुरसरी के पास में, ठीक है, सुरसरी एक जगह है, ये भागते हैं रैन अवे, और सुरसरी एक जगह है। सुरसरी कहाँ है? हिसार, हरियाणा। आज के समय अगर हम समझना चाहें कि सुरसरी कहाँ है, तो सुरसरी आपका हिसार हरियाणा में है। वहां पर इनको पकड़ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें हैं। कोई कहता है कि वो पकड़ के ले गए थे, वहां उनको मार दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जो है इनको वापस से ये जो गद्दी पे इनको बैठा दिया गया था। बहुत सारी चीजें होती हैं, बट इसको लेके बहुत सारा डाउट है। वो आपके एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, या आपके एग्जाम में जहां तक पूछे वहां तक मैंने बताया, ठीक है। बहुत आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको उतनी ही स्टोरी और उतने ही फैक्ट बताएंगे जो आपके लिए काम के हो। फालतू के फैक्ट बताना मेरा काम नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब किसी को क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों का होता है कि वो पूरी नॉलेज देना चाहते हैं, नॉलेज ऐसी कि भले एग्जाम में ना आए बट आपको पूरी स्टोरी बैकग्राउंड की पता हो। बट मेरे हिसाब से आपको इतना सारा कुछ पढ़ना है ना कि एक्स्ट्रा पढ़ने जाएंगे तो गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सर्वमान्य है, मतलब जो लोग जिस चीज को मानते हैं, ठीक है, वो ये है कि पृथ्वीराज थर्ड का बेटा था हरिराज। इसका सन है हरि राज। कौन है? हरिराज। हरिराज जो है वो पृथ्वीराज थर्ड का बेटा है और इसको अपना सबॉर्डिनेट रूलर बनाता है गोरी, यानी अधीनस्थ। अधीनस्थ शासक के रूप में हरिराज, जो कि पृथ्वीराज का बेटा है, उसको गद्दी पर बैठा देता है और उसके बाद वो वापस लौटता है, ठीक है। मतलब आगे बढ़ जाता है और भी अपने अभियान करने बढ़ जाता है। तो ये जो हरिराज है ये 1198 तक जीवित रहता है, 1198 तक। कब तक? 1198 तक ये जीवित रहता है। लगातार कोशिश करता है कि वापस से अपना साम्राज्य को पाया जाए। और इसने क्या किया था, इसने बीच में अजमेर से मुसलमानों से छीन भी लिया था। जो उस समय के मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जो उस समय के मुस्लिम सेना थी, उससे अजमेर को इसने छीन भी लिया था। फिर 1198 में ये सुसाइड कर लेता है, ठीक है। तो यहां तक ही इसकी बात खत्म हो जाती है। मतलब ये आग में कूद गया था सुसाइड के लिए। इसके बाद हम आगे बात करेंगे बैटल ऑफ चंद्रावर। किसकी बात करेंगे? बैटल ऑफ चंद्रावर। यहां तक क्लियर है? क्योंकि बस ये लगभग खत्म ही हो रहा है। इसके बाद में फिर हम आ जाएंगे दिल्ली सल्तनत पे। तो अगली आपकी है बैटल ऑफ चंद्रावर, चंद्रावर का युद्ध। चंद्रावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंद्रावर। तो चंद्रावर का जो युद्ध होता है, बैटल ऑफ चंद्रावर होता है, वो 1194 में होता है। कब होता है? 1194, 1194। 1194 में होता है, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में। जयचंद्र कौन? जयचंद्र ये संयोगिता के पिता, यानी कि पृथ्वीराज थर्ड के ससुर आप कह सकते हैं, ठीक है। जबरदस्ती वाले, जिनको उन्होंने अपना जबरदस्ती ससुर बनाया था। तो ये गढ़वाल डायनेस्टी कन्नौज के शासक थे। कहाँ के थे ये? कन्नौज के शासक थे। कन्नौज के शासक है जयचंद्र। मोहम्मद गौरी यहाँ पे जीत जाता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी यहाँ पर क्या होंगे? जीत जाएंगे।
और बैटल ऑफ चंद्रावर जो है वो कहाँ होता है? ऑन द बैंक ऑफ यमुना बिटवीन कन्नौज एंड इटावा। ठीक है, बैंक ऑफ यमुना यानी यमुना के किनारे। ये बैंक ऑफ यमुना, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब नहीं। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, मे बी मतलब कुछ हिंदी मीडियम वाले ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है, तो उनके लिए मैंने ये बताया कि बैंक ऑफ यमुना का मतलब यमुना के किनारे। हालांकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 99% बच्चे ऐसे हैं कि चाहे वो हिंदी मीडियम के हैं चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको दोनों का समझ में आता है। वो बात अलग है कि जैसे मैं समझाने में शायद हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हूँ, बट मेरा जो मीडियम है वो तैयारी का, या मेरा जो मेंस लिखने का, या जो भी मेरा रहा है अभी तक मीडियम, वो इंग्लिश रहा है। एक समय मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हुआ करता था, बट मैं जैसे जैसे कंफर्टेबल होता गया मैं इंग्लिश में आ गया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आती है। ठीक है, तो बैंक ऑफ यमुना कहां पर? बिटवीन कन्नौज एंड इटावा, इसको नोट कर लीजिएगा। बिटवीन कन्नौज एंड इटावा, कन्नौज और इटावा के बीच में यमुना नदी के किनारे चंद्रावर नामक स्थान पर यह युद्ध होता है। अच्छा, वो स्क्रीन पे नहीं आया है, देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको आप प्लीज अपने आप से नोट डाउन कर लीजिएगा। बैंक ऑफ यमुना बिटवीन कन्नौज एंड इटावा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। चंद्रावर का युद्ध होता है कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे कन्नौज और इटावा के बीच में चंद्रावर नामक स्थान पर 1194 में जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में। और मोहम्मद गौरी जो है वो ये युद्ध जीत जाता है। ठीक है, यहां तक उसके सारे आपने युद्ध वगैरह पढ़े। अब आगे की थोड़ी बात समझते हैं। तो होता क्या है कि जो मोहम्मद गौरी है वो कुछ साल के लिए मिड एशिया जो है वहां चला जाता है, तुर्क के साथ में युद्ध करने। उसको गजनी जाना पड़ता है। ठीक है, और इससे पहले वो इंद्रपथ या इंद्रप्रस्थ, जिसको हम आज के समय दिल्ली कहते हैं, ठीक है, कहते हैं ना दिल्ली का पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ, तो यहीं पे ये उसकी बात हो रही है कि जो इंद्रप्रस्थ है या जिसको इंद्रपथ भी कहते हैं, वहां पे अपना एक मिलिट्री बेस या मिलिट्री सेंटर यानी कि सैनिक केंद्र स्थापित करता है, और अपने गुलाम प्रतिनिधि यानी कि स्लेव रिप्रेजेंटेटिव कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां नियुक्त करके चला जाता है। यहां तक क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए सारी चीजें। लास्ट में जो ये गायब हुआ है, सॉरी उसके लिए, बट स्पेस कम बचा था और एक लाइन के लिए फिर मुझे दिक्कत होती। तो बैंक ऑफ यमुना यानी यमुना नदी के किनारे चंद्रावर एक जगह है कन्नौज और इटावा के बीच में। ठीक है, वहां पर चंद्रावर का युद्ध हुआ, तो यही चीज वहां पे लिखी है और कुछ खास नहीं है। ठीक है, उसको अपने हिसाब से नोट डाउन अपने नोट्स में कर लीजिएगा। जो लोग स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, तो भाई आप लोग इन नियर फ्यूचर में जब इससे रिवाइज करिएगा स्क्रीनशॉट से, तो देख लीजिएगा कि ये चीजें आपसे दिक्कत ना हो। ठीक है, खैर तो हम बता रहे थे कि गोरी जो है वो चला गया अभी कहाँ? तुर्क चला गया। ठीक है, जिसको आज के समय लोग टर्की बोलते हैं, तुर्की। ठीक है, तुर्की वहां गया। उसको जब वो वहां गया है, वापस टर्की गया है, तुर्क तुर्क गया है, तो उसने भारत में जो इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, उसने क्या किया? इंद्रप्रस्थ या इंद्रपथ, यहां पर अपना एक मिलिट्री सेंटर यानी कि सैनिक केंद्र, अपना एक सैनिक केंद्र बना के जाता है। जब गोरी वापस जाता है तो अपना एक सैनिक केंद्र बनाकर जाता है, और जो वो सैनिक केंद्र होता है वहां पे किसको वो नियुक्त करता है? अपने एक स्लेव रिप्रेजेंटेटिव को। कौन था वो स्लेव रिप्रेजेंटेटिव? यानी कि दास प्रतिनिधि, किसको? या गुलाम प्रतिनिधि। जब वो वापस जाता है तो वो एक सैनिक केंद्र बना के जाता है इंद्रप्रस्थ में, और उसका हेड बनाता है अपने एक गुलाम प्रतिनिधि को, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है?
कुतुबुद्दीन ऐबक को इस सैनिक केंद्र का हेड बना के चला जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपने विजय अभियान में बिजी होता है थोड़ा बहुत जब बीच में, तो वो अपने सेनापति यानी कि जो उसका कमांडर है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये बिजी हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो गया, अपने और अभियान करने लगा, क्योंकि उसको सैनिक केंद्र का हेड बनाया गया था। ठीक है, तो वो अपनी सेना लेके अभियान में व्यस्त हुआ और उसने अपने कमांडर को भेजा, कमांडर बोले तो सेनापति, ठीक है, उसने अपने सेनापति को भेजा जिसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ये इसका सेनापति है, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसको वो भेजता है बंगाल और बिहार की विजय के लिए। ठीक है, तो ये जो बख्तियार खिलजी है ये योजना बनाता है, कहाँ की, बंगाल और बिहार विजय की योजना बनाता है। और इसी ने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है उसको नष्ट किया था, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जब वो बिहार और बंगाल विजय के लिए जाता है, अपने उस अभियान के लिए जाता है, कौन जाता है, तो ये जा रहा है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जा रहा है। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का जो सेनापति है कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को एकदम बर्बाद कर देता है। आप लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो भारत का कितना बड़ा लॉस था। खैर, अभी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और हम उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे। बस इतना है कि भारत की मतलब वो अमूल्य था। ठीक है, वो नुकसान ऐसा था कि समझ लीजिए उसने भारत को बहुत सालों पीछे ढकेल दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आज हमको नहीं मिलती हैं लिटरेचर में, हमने केवल नाम सुना है, वो सभी वहाँ कुछ मौजूद था। ठीक है, और उसके बारे में कहानी है कि वो कई महीनों तक वो जलती रही, उसमें आग खत्म नहीं हुई। तो जो भी है, खैर वो एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कितने दिन जलती रही, कितने महीने जलती रही या कितने साल जलती रही। बस इतना समझिए कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ था जो हमारी वो विश्वविद्यालय वो जलाया गया था। बिहार की जो कैपिटल थी ओदंतपुरी, उसको भी इसने लूटा। ठीक है, इसने नालंदा और विक्रमशिला को तो नष्ट किया ही, ठीक है, इसको इसने नष्ट किया। साथ ही साथ इसने क्या किया, ओदंतपुरी, ओदंतपुरी उस समय क्या थी, कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार की राजधानी थी ओदंतपुरी, उसको भी इसने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और कई बौद्ध विहारों को भी नष्ट कर दिया। ठीक है, कई बौद्ध विहारों को भी इसने नष्ट कर दिया था। यहां तक क्लियर है। अब क्या होता है, जो लास्ट आपकी कहानी है वो कहानी ये है कि 1205 में 1205 में मोहम्मद गौरी भारत वापस आता है। ठीक है, वापस आ रहा होता है, आप कह सकते हैं। इसका हो जाता है खोखर समुदाय से संघर्ष। किससे हो जाता है, खोखर कम्युनिटी। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मोहम्मद गौरी का खोखर समुदाय से, खोखर कम्युनिटी से। और 15 मार्च 1206, 15 मार्च 1206 क्या होता है, 15 मार्च 1206 को सिया और हिंदू खोखर जो हैं वो सिंधु के किनारे, कौन, एक तो सिया लोग हैं और हिंदू खोखर। ठीक है, सिया और हिंदू खोखर जो हैं वो लोग, दमयक एक स्थान है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अ प्लेस नेम्ड दमयक, क्या नाम है, दमयक, कहां पर, सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे एक दमयक नामक स्थान पर ये सिया विद्रोही जो हैं और जो हिंदू खोखर हैं वो हत्या कर देते हैं मोहम्मद गौरी की, और यहां से आपका मोहम्मद गौरी जो है वो
खत्म हो जाते हैं भैया, उनकी कहानी खत्म है। और उसके बाद मोहम्मद गौरी की डेड बॉडी को ले जाते हैं गजनी में दफना दिया जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी की डेड बॉडी को कहाँ दफनाया जाता है? गजनी में दफनाया जाता है। और जो तुर्क ऑफिशियल्स थे, जो तुर्क अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, जो भी गौरी द्वारा जीते गए क्षेत्र थे यहाँ भारत में, तो ऑलरेडी जो सैनिक केंद्र है उसका हेड किसको बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी के बाद ऑलरेडी भारत का हेड जो कौन था उस समय, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। इसीलिए जो तुर्क अधिकारी थे, जो तुर्क ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही शासक नियुक्त कर दिया उन क्षेत्रों का जिनको मोहम्मद गौरी ने जीता था। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नई डायनेस्टी की स्थापना की, एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम या स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इसके और भी नाम अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के, इलवरी वंश भी बोलते हैं, वो जब हम उसको दिल्ली सल्तनत शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको वहां समझ में आएगा। तो दिल्ली सल्तनत की जो पहला वंश था वो गुलाम वंश है। अब यहां पर पॉइंट ये उठता है कि गुलाम वंश इसका नाम क्यों पड़ा? गुलाम वंश इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस वंश का जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो खुद क्या था? वो खुद एक गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। तो चूंकि एक गुलाम जो है वो राजा बना है, एक शासक बना है, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। और गुलाम वंश के बाद में दिल्ली सल्तनत जो है आपकी, वहां पर गुलाम वंश आया। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आएगा, खिलजी के बाद तुगलक आएगा, तुगलक के बाद आपका सैयद और लोदी वंश आएगा। तो ये सारे वंश हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अभी हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के सिक्कों के बारे में। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना हो गई है, यानी अब आपके आक्रमणकारी वाला जो तुर्क आक्रमणकारी है वो आपका खत्म होता है। अब केवल हम कुछ मोहम्मद गौरी के सिक्के देखते हैं, क्या है इसमें। क्वाइंस ऑफ मोहम्मद गौरी, क्वाइंस ऑफ मोहम्मद गौरी। तो जब हम कॉइन की बात करते हैं तो हम इसकी दो साइड है। ठीक है, वन साइड एंड सेकेंड साइड। तो एक साइड में इसके फिगर ऑफ ऑक्स ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, जो शिव जी का नंदी कहा जाता है, बैल उसका है। ठीक है, ऑक्स ऑफ लॉर्ड शिवा, शिव जी का जो नंदी बैल है उसका चित्र जो है वो अंकित है मोहम्मद गौरी के सिक्के पर। और उस पर पृथ्वी राज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो उसके जिस साइड ये नंदी बैल बना है उस साइड क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी राज। किसमें? देवनागरी लिपि में, देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी लिपि समझते हैं? ये जो लिखा तुर्कों का आक्रमण, ये लिपि जो है, जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं, हिंदी केवल भाषा है, लेकिन जब हम इसको लिख रहे हैं तो ये लिपि होती है। किसी भी चीज को बोलने को भाषा बोलते हैं, और जब उसको लिखते हैं तो उसको किसी ना किसी स्क्रिप्ट में या किसी लिपि में लिखते हैं। तो लिपि ये है देवनागरी और भाषा है हिंदी, ये चीज याद रखिएगा। तो वैसे ही ये देवनागरी स्क्रिप्ट में यानी कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है पृथ्वी राज, मतलब हिंदी में लिखा हुआ है पृथ्वी राज। हिंदी में मुझे बोलना पड़ा क्योंकि आप में से बहुत से लोग देवनागरी नहीं समझ रहे होगे, हिंदी समझ रहे होगे। तो हिंदी हम बोल रहे हैं, लेकिन जब हिंदी को हम लिखते हैं तो उसको देवनागरी में लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी साइड अगर हम बात करें तो दूसरी साइड आपका फिगर ऑफ हॉर्स है, एक घोड़ा बना हुआ है। इसको लिख लीजिएगा नंदी बैल, जो शिव जी का नंदी बैल कहा जाता है उसकी फोटो बनी है। ठीक है, और एक घोड़ा बना हुआ है, और उसके साथ ही साथ लिखा है मोहम्मद बिन साम। क्या लिखा है? मोहम्मद बिन साम। क्या लिखा है? मोहम्मद बिन साम। क्लियर है ये चीज? कोई समस्या यहां तक? कुछ सिक्कों पे, अब देखिएगा, कुछ सिक्कों पे मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्कों पे आपको लक्ष्मी, जो हमारी देवी हैं लक्ष्मी माँ, उनका भी फिगर देखने को मिलता है। किसका मिलता है?
उनका भी चित्र देखने को मिलेगा, माँ लक्ष्मी का भी चित्र। उसके अलावा कुछ में संस्कृत भी लिखी हुई है, ठीक है। कुछ सिक्के ऐसे हैं जिसपे संस्कृत भी लिखी हुई है, कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनपे संस्कृत भी लिखी हुई है, ठीक है। आफ्टर कन्नौज विन, गहरवाल सोने के सिक्कों के ढंग पर भारतीय चिन्ह लक्ष्मी और नागरी स्क्रिप्ट को अपने क्वाइंस को अंकित कराया था, ठीक है। जो गहड़वालों के सोने के सिक्के थे, ठीक है, मतलब कन्नौज के जो शासक थे वो गहड़वाल शासक थे। कौन थे आप बताइए जरा? जयचंद्र थे। तो जयचंद्र जो गहड़वाल शासक है, तो गहड़वाल शासकों के जैसे सोने के सिक्के होते थे, उसी की तर्ज पे, ठीक है, उसी के जैसे इन्होंने कुछ सिक्कों पे माँ लक्ष्मी की चित्र और साथ ही साथ नागरी स्क्रिप्ट यानी कि नागरी लिपि भी अंकित नागरी लिपि में भी अपने सिक्कों को अंकित करवाया था, ठीक है। तो ये आपका मेन हो गया जो सारे सिक्कों पे था। उसके अलावा फिर नोट कर लीजिए, फिर से बोल दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। एक तो कुछ सिक्कों पे माँ लक्ष्मी, कुछ सिक्कों पे संस्कृत में भी लिखा हुआ मिला है, ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ मिला है। और जो उन्होंने ये नागरी लिपि में और माँ लक्ष्मी की जो चित्र अंकित कराया वो किसके आधार पे कराया था? जैसे गहरवाल शासकों के सोने के सिक्के होते थे, जो गोल्ड कॉइन्स थे, उनके बेसिस पे। तो चलिए इसी के साथ आपका जो तुर्कों का आक्रमण है, तुर्क इन्वेजन, वो कंप्लीट होता है। या आप कह सकते हो कि जो मुस्लिम इन्वेजन है, मुस्लिम आक्रमण, वो चैप्टर यहाँ पे आपका क्लोज। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत कैसे स्थापित होती है। उसके पहले जो वंश है गुलाम वंश, वो गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। गुलाम वंश के जो आपके पहले शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 में बने हैं, क्योंकि 1206 में यहाँ इनकी डेथ होती है मोहम्मद गौरी को। उसके बाद 1206 में इनको शासक बनाया जाता है। फिर गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक है, सैयद है, फिर लोदी है, फिर सैयद है। सारा हम कुछ पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल यहाँ तक अगर आप रुके हुए हैं तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए ना जाइएगा, और अपने सभी दोस्तों से शेयर करिए और बताइए कि मेडिएवल हिस्ट्री आपको इतनी अच्छी समझ में आ रही है। जाहिर सी बात है आ रही है, तभी आप शेयर करेंगे। तो जब आप शेयर करें तो उनको बताएं कि हाँ, मेडिएवल हिस्ट्री जिस तरीके से पढ़ाया गया उससे आपका सारा कोर्स जो है वो कवर हो जाएगा उस टॉपिक का, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो टिल देन अपना ख्याल रखिए, ठंड बहुत है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।